हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये चैप्टर आपका क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों में इंक्लूडेड है। क्लास 11th में ये चैप्टर नंबर 2 है और क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 सेम रिलेशंस एंड फंक्शंस है। अच्छा, एनसीईआरटी में ये बहुत लिमिटेड कंटेंट इसका दिया हुआ है आपको, लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो 12th क्लास में आप कैलकुलस एक टॉपिक पढ़ोगे, बहुत डिटेल में वो टॉपिक पढ़ाया जाता है। उसमें आप डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों पढ़ोगे। उसमें फंक्शंस का बहुत मेजर रोल है, फंक्शंस का। अच्छा, 11th में आपको फंक्शंस का बेस दिया जाएगा। फंक्शंस पढ़ने से पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और 12th में फंक्शंस का जो लेवल है वो एडवांस पे चला जाएगा और फिर उसको आप अप्लाई कर पाओगे कैलकुलस में। अच्छा, ये चैप्टर मेजरली बच्चों का डाउट रहता है क्योंकि इसमें कुछ नई चीजें आप पहली बार पढ़ोगे, डोमेन है, रेंज है। लेकिन अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे, जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, रेगुलर बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो विद इन अ वीक ये पूरे साल भर के लिए चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए पॉइंट पे आते हैं, रिलेशन। अच्छा, आज की इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो रिलेशन को पढ़ने से पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर। क्या होती है ऑर्डर्ड पेयर? ये ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के अंदर यूज होती है। अच्छा, सेट हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले चैप्टर में हम सेट पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर की बात आ रही है तो हम क्या करते थे, सेट के अंदर ना बच्चों ऐसे लिखते थे, हम लेते थे 1 2। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, सेट में 2 और 1, अगर आपने सेट की डेफिनेशन देखी थी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि सेट एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसमें ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डू नॉट मैटर, ठीक है। लेकिन यहां पे बात चेंज हो गई, यहां पे सेट की बात नहीं कर रहा, यहां पे ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा है। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हुआ कि आप वो पेयर ऑफ एलिमेंट ले रहे हो जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आप कंसिडर कर रहे हो। स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब उसका ऑर्डर मैटर करता है, इस बार सेट के अंदर नहीं करता। लेकिन अगर आप उसको इस तरह से डिनोट करते हो, अगर आपने 1, 2 सेट फॉर्म में लिखा है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा है 1, 2 या फिर 2, 1, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, 1, 2 का सेट या 2, 1 का सेट एक ही बात है, इक्वल सेट है ये। लेकिन 1, 2 का ऑर्डर्ड पेयर और 2, 1 का ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग है। इसमें सीक्वेंस मैटर करती है। डेफिनेशन, अ पेयर ऑफ एलिमेंट लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। आपका ऑर्डर स्पेसिफिक होगा, फिक्स्ड होगा, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। हमने दो सेट कंसिडर कर लिए। मान लो हमारे पास एक सेट है, मेरे पास एक सेट है A, B और B एक सेट ले लिया मैंने C, D। मैंने एक एलिमेंट इसका लिया, एक एलिमेंट इसका लिया और मैंने पेयर बना दिया। यह आपका ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें ये जो A है आपका, ये A, इसको बोला जाता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, और जो पीछे वाला एलिमेंट है उसको बोला जाता है सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इसमें फर्स्ट और सेकंड मैटर करता है। सेट के अंदर आप पहला एलिमेंट 1 बोलो या पहला एलिमेंट 2 बोलो, फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें फर्क पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट आपका A है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट आपका C है। अच्छा, अगर जो मैंने एग्जांपल दिया वो भी आप पढ़ सकते हो। आपको कह रहा है ऑर्डर्ड पेयर है A, B, जिसमें A आपका फर्स्ट एलिमेंट है और B आपका सेकंड एलिमेंट है, सेम बात, ठीक है। अच्छा, जो A है वो सेट A में से आएगा और जो B वाला एलिमेंट है, पीछे वाला एलिमेंट, वो दूसरे सेट में से आता है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है आपकी ऑर्डर्ड पेयर की, जो कि आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स के अंदर यूज होगी, ठीक है। अभी हम आगे उसको डिस्कस करेंगे, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। चलो, छोटा सा लेक्चर है बच्चों आज, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम और नेक्स्ट क्लास में उसको रिलेशंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट नोट हम बात करेंगे इसमें। कह रहा है दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल भी हो सकते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं इफ एंड ओनली इफ उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। अच्छा, क्या मतलब इसका कि अगर मान लो मुझे यहां पे दिया हुआ है कि A, B इज द फर्स्ट ऑर्डर पेयर और दूसरा दे दिया मुझे C, D इज द सेकंड ऑर्डर पेयर, और यहां पे बोल दिया कि दोनों इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, मतलब A C के इक्वल होना चाहिए,
और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट शुड बी इक्वल टू सेकंड, तो उस केस में मैं बोलूंगा ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर भी आपस में इक्वल है। ठीक है, ये समझ आया? अच्छा, तो यहां पे बता दिया कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। यहां पे अब आपसे पूछ रहा है कि ए कॉमा बी एक पेयर दे दिया, बी कॉमा ए दूसरा पेयर दे दिया, तो ये किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर है? ऑब्वियसली ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर है। ठीक है, इक्वल नहीं है, ये इक्वल हो गए जब एलिमेंट सेम हो गए। क्लियर? ये भी क्लियर है आपको, है ना? बहुत बेसिक थ्योरी की बात चल रही है अभी हमारी। आपको ऑर्डर्ड पेयर समझ आ गया, ए कॉमा बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर। वहां पे हमारा ए फर्स्ट एलिमेंट है, बी सेकंड एलिमेंट है। अच्छा, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेते हैं, अदरवाइज थ्योरी पढ़ते पढ़ते तो नींद आ जाएगी। चलो, यहां पर हम बात करेंगे x प्लस वाई कॉमा 5, ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है। 10 कॉमा वाई माइनस 3 सेकंड ऑर्डर पेयर। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों ऑर्डर पेयर के बीच में इक्वल दिया हुआ है। अच्छा, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप पहले इसमें एक ये पॉइंट जरूर मेंशन कर देना कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स, ये दो ऑर्डर्ड पेयर है ना आपके, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल दिए हुए आर इक्वल इफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, है ना? ये अभी हमने बात पीछे पढ़ी ना इंपॉर्टेंट नोट में, इफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चे तो इसको सॉल्व कर भी चुके हैं, 1 मिनट लगा के हम भी सॉल्व कर लेते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने का मतलब ये जो पहला एलिमेंट है इस पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड सेकेंड एलिमेंट विल बी इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 3। बच्चों अगर हम ये भी ना सॉल्व कर पाए तो हम 11th में क्यों बैठे हैं? ये लो, तो y की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो x प्लस 8 इक्वल टू 10, x की वैल्यू आ गई 2। फाइनली x आपका 2 है और y आपका 8 है। क्लियर? तो ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हुए हैं, कह रहा तभी इक्वल हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब आपस में इक्वल हो गए। तो प्रैक्टिकली हमने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देख लिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देख लो क्या आंसर आ रहा है। एलिमिनेशन लगा लोगे आप फटाफट से। इसमें भी आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल दिया हुआ है, तो अगर इसको हम साफ सुथरा करें, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट x माइनस वाई विल बी इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट। यार दो इक्वेशन दिख रही है आपको, आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। एलिमिनेशन में क्या करा मैंने, इन दोनों को ऐड किया तो y और y कैंसिल हो गए, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4/2 2 आ गई। क्लियर? 4/2 2 आ गई। चलो अब मतलब ये ठीक है, फॉर्मेलिटी में आपको करवा रहा हूं, आप सॉल्व कर चुके हो, वर्बली भी इसको आप कर चुके हो सॉल्व। 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू आ गई तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई 1। आपका एक्स और वाई इस केस में भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो आपको जो इंपॉर्टेंट नोट बताया उसकी एप्लीकेशन आपको समझ आ गई। इसके आपके एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, एक्सरसाइज 2.1 में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये हमारा ना फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन में। रिलेशन पे अभी तक हम नहीं आए, अभी हम पहले सबसे बात स्टार्ट करी सेट से। सेट क्या होता था? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। फिर हमने बात की ऑर्डर्ड पेयर से कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हम उसको एलिमेंट्स को रखेंगे। फिर हमने बात की ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब होते हैं। अब दो सेट आ गए, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम की चीज क्या होती है? कह रहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो डेफिनेशन में आया ना ऑर्डर्ड पेयर, तो इसलिए पहले ऑर्डर्ड पेयर हमने पढ़ा। कह रहा है इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी या फ्रॉम ए टू बी ले लो, ए टू बी ले लो। इसको मैं बताता हूं क्या मतलब इसका, कि अगर मैं इसको बोलूं डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। अच्छा, वर्ड बार बार इसमें क्या यूज हो रहा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नाम की चीज है कुछ नहीं इसमें, प्रोडक्ट नाम की कोई भी चीज नहीं है इसमें, सिर्फ ये नोटेशन है मल्टीप्लाई। एग्जांपल दे रहा हूं इसका समझना, आपको सेट ए दे दिया, ये सेट है तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये सेट है इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे दिया हुआ है आपने ले लिया।
इसको आपको 3,4 या 4,3 भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, सेट के अंदर फर्क नहीं पड़ता। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं दो सेट का, उसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, हम ऐसे लिखेंगे 1,2 क्रॉस 3,4। क्लियर, ए सेट क्रॉस बी सेट। अब यहां पे क्रॉस का मतलब क्या है कि आपको पेयरिंग करनी है, एक सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट की पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने का मतलब ऑर्डर में पेयरिंग करनी है। जैसे मैंने यहां पे क्या करा, एक सेट बनाया, मैंने 1 को 3 के साथ पेयर किया। पेयर करने का मतलब ऐसे लिखा 1,3 ऑर्डर्ड पेयर कंसिडर किया। क्या आ रहा था, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया। अच्छा 1 4 के साथ भी बना सकता है पेयर, तो जितनी पॉसिबिलिटीज है आप बनानी शुरू करो। 1 का 3 के साथ पेयर बनाया, 1 का 4 के साथ पेयर बनाएंगे अब हम। अच्छा 1 के जितने पेयर बन सकते हैं बन गए। 2 की बारी, 2 का 3 के साथ पेयर बनाया और 2 का ही 4 के साथ पेयर बना दिया। यहां पे हमने सेट को क्लोज कर दिया। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट बच्चों आपने सीखा अभी अभी। इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट किया, कुछ नहीं, पेयरिंग कर रहे हैं हम, वो भी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर की कलेक्शन बोलते हैं। बी क्रॉस ए की बात करते हैं। बी क्रॉस ए में क्या होगा, बी आगे आ जाएगा, 3,4 पहले आ गया, क्रॉस ए पीछे चला गया 1,2। इसकी पेयरिंग करना स्टार्ट करना। आप 3 की पेयरिंग 1 से करोगे, 3 की पेयरिंग 1 से, आप 3 की ही पेयरिंग 2 से करोगे। पेयर करना है सिर्फ, जितने पेयर बन सकते हैं पर्टिकुलर सीक्वेंस में। 3 की 1 के साथ पेयरिंग की, 3 की 2 के साथ पेयरिंग की, सिमिलरली 4 की 1 के साथ पेयरिंग की और 4 की 2 के साथ पेयरिंग की। तो ये बच्चों मैंने बी क्रॉस ए निकाल लिया। ए क्रॉस बी बोल रहा है ए पहले रखो बी बाद में रखो और पेयरिंग करनी स्टार्ट कर दो। बी क्रॉस ए बोल रहा है बी पहले रखो ए बाद में रखो, पेयरिंग करनी स्टार्ट कर दो। क्लियर हुआ, इजी था काफी। ठीक है, इनिशियल टॉपिक इसका बहुत इजी है, आगे जाके आपको वही है कि थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा ज्यादा। अभी तो आप जल्दी जल्दी समझ सकते हो ये सब चीजें। अच्छा एक और एग्जांपल ले लिया आपके लिए, क्लैरिटी और हो जाएगी। ए दे दिया ए कोमा बी सेट, बी दे दिया सी डी ई। तो हमने क्या किया, ए कोमा बी लिखा पहले क्योंकि ए सेट पहले है, क्रॉस सी डी और ई। मल्टीप्लाई नहीं करना, पेयरिंग करनी है, कर लो पेयरिंग, हवा में ही कर लोगे पेयरिंग आप। ए कोमा सी, ए कोमा डी, सीक्वेंस मत तोड़ना, पहले ए का सबके साथ पेयर किया, ए कोमा सी, ए कोमा डी, ए कोमा ई। अब बारी आ गई बी की, बी कोमा सी, बी कोमा डी एंड बी कोमा ई। सेट बंद कर दिया हमने, सेट बंद कर दिया। सिमिलरली बी क्रॉस ए निकाल लो बच्चों, बी क्रॉस ए थोड़ा यहां पे ऊपर कर देता हूं मैं, बी क्रॉस ए। इसमें आप क्या लिखोगे, बी पहले लिख दो, सी डी ई क्रॉस ए और बी। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे के नहीं छोड़ रहा, हर लेक्चर में आपने नोट किया होगा मैं साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। ठीक है, यहां पे सी कोमा ए, सी कोमा ए, सी कोमा बी, सी का पेयर किया पहले ए के साथ फिर बी के साथ। अब किसकी बारी है, डी की, डी कोमा ए और डी कोमा बी, फिर ई की बारी है। देख लो आप, पहले सी को पेयर किया ए और बी के साथ, डी को पेयर किया ए और बी के साथ, अब ई की बारी है, ई कोमा ए और ई कोमा बी। आपने बंद कर दिया इसको। अब एक थोड़ा सा ध्यान दो, आप इसमें ध्यान दो, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम आ रहे हैं क्या, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या सेम है, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। ऑर्डर देखो, ऑर्डर बदल चुका है, ऑर्डर्ड पेयर यहां पे डिफरेंट है। ये सेट नहीं है एक तरह से कि 1,3 और 3,1 में सेम एलिमेंट ले लूंगा, नहीं सेम नहीं है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग है। लेकिन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए थे, 1 2 3 4। बी क्रॉस ए में कितने आए, 1 2 3 4, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम आ रहे हैं। अच्छा इधर देखना, इधर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6। बी क्रॉस ए में कितने आए, 6 आए। तो यहां पे हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, क्या पॉइंट बन गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। ठीक है, चाहे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम ना हो, लेकिन उनके नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चों हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेस समझ आ गया, आगे बढ़े। चलो अब ये छोटी छोटी 2-3 प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं।
देखो अब मैं क्या कह रहा हूं यहां पे आपको कि मान लो मेरे पास ना सेट एक ए है, ध्यान से देखना, पहला पॉइंट आपको अपने आप समझ आ जाएगा, वो 1,2 दिया हुआ है, ये नॉन एम्प्टी सेट है। लेकिन मेरे पास एक बी सेट है, वो 5 है। 5 का मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है वो। अब मुझे कह रहा है आप ए क्रॉस बी बताओ, ए क्रॉस बी। तो देखो अब मैं 1 का किससे मैप करूं, अरे मैप करने के लिए एलिमेंट तो चाहिए, 1 को किसी के साथ मैप नहीं कर पा रहा, 2 को किसके साथ मैप करूं, नहीं हो पा रही मैपिंग। मैपिंग एक्चुअली एलिमेंट्स के बीच में होती है ना, एलिमेंट ही नहीं है यहां पे। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए, एक भी नहीं आया, 5 है। ए क्रॉस बी में एक भी एलिमेंट नहीं आया। तो अब एक बार पढ़ना, कह रहे इधर ए और बी एम्प्टी सेट, ए या बी में से कोई एक भी एम्प्टी सेट होगा, तो कह रहा है ए क्रॉस बी भी एम्प्टी सेट होगा, ए क्रॉस बी भी एम्प्टी सेट होगा। एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन है इस पे भी, ध्यान रखना। ए और बी में से कोई एक भी एम्प्टी सेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट होगा। रीजन, एलिमेंट ही नहीं है उस एक सेट में। मैपिंग किसके साथ की जाए, मैपिंग तो एलिमेंट्स के बीच में हो रही है ना, मैपिंग मतलब पेयरिंग। पेयरिंग, मैं 1 को किसके साथ पेयर करूं, पेयर को दूसरा वर्ड बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग का तीसरा वर्ड है यहां पे कोरेस्पोंडेंस, कि 1 का किसके साथ कोरेस्पोंडेंस है। कोरेस्पोंडेंस मतलब पहला एलिमेंट का पहले से कोरेस्पोंडिंग होना था ना, तो वही बात है। आप पेयरिंग वर्ड यूज कर लो, मैपिंग वर्ड यूज कर लो, या कोरेस्पोंडेंस यूज कर लो, बात एक ही है, बात एक ही है। यहां पे कोई एलिमेंट होना चाहिए फॉर ऑल 3, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो ए क्रॉस बी भी 5 होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बहुत ही सिंपल सी 4 प्रॉपर्टीज है बच्चों, पढ़ते ही समझ आ रही है। कैसे, कह रहा है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। पीछे एग्जांपल देख लिया, इक्वल थोड़ी आ रहे थे, वो इक्वल थोड़ी थे, ये पेयर अलग अलग थे ना। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कह रहा है जरूरी नहीं है इक्वल हो गए, लेकिन कह रहा है एक पॉसिबिलिटी में इक्वल हो सकते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो सकते हैं अगर ए और बी आपस में इक्वल सेट हो। करे, एक बार करके देखें। देखो, जैसे कि ए आपको दे दिया 1,2, कह रहा बी भी आपके पास 1,2 है बच्चों। अब तुम ए क्रॉस बी निकालो, ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी निकालो, वैसे करने की जरूरत है नहीं, आप समझ गए मेरे ख्याल से। तो आप लिखोगे 1,2 क्रॉस 1,2, और अगर आप बी क्रॉस ए लोगे भाई तब भी तो ये सेम ही आ रहा है। तो अगर आप मैपिंग या पेयरिंग करोगे तो उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये देखो ना, ये तो सेम ही है, तो इसमें मैपिंग, पेयरिंग, कोरेस्पोंडेंस सेम आएगा। तो अगर सेट इक्वल है तो हाँ, ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस है, वो सेम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। थर्ड वाला प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ए और बी का यूनियन 5 है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए और बी का यूनियन 5 है। यूनियन क्या था, टोटल ऑफ द 2 सेट। मतलब अगर मैं ए और बी 2 सेट का टोटल करता हूं और मुझे 5 मिल रहा है, मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा, ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है। कह रहा है ए खाली है, बी भी खाली है, कुछ है ही नहीं, तो इनका टोटल क्या होगा, खाली, एम्प्टी सेट। अच्छा, कोई एक एलिमेंट भी इसमें आ गया, मान लो ए या बी में से किसी में भी, किसी एक में भी अगर एक भी एलिमेंट आ गया तो ए यूनियन बी कभी 5 होगा, होगा ही नहीं। यूनियन का मतलब होता है टोटल ऑफ द 2 सेट्स, है ना। तो वहां पे अगर कोई एक भी नॉन एम्प्टी सेट है तो आपका ए यूनियन बी कभी 5 नहीं होगा। अभी ये ए यूनियन बी अगर 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ए भी एम्प्टी सेट है और बी भी एम्प्टी सेट है। अभी तो ऊपर मैंने क्या लिखा है, दोनों में से कोई एक भी एम्प्टी सेट होगा बच्चों, तो क्रॉस, ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो 5 होगा। यहां तो दोनों ही 5 है, ए भी 5 दिख रहा है मुझे, बी भी 5 दिख रहा है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 5। क्लियर, ठीक है। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी इसकी, कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। मैं इसको क्रॉस बोलता रहता हूं, मतलब यही है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है 2 सेट्स का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कह रहा कितना होगा, कह रहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। पीछे वेरीफाई कर लो, ए में कितने एलिमेंट थे, 2, बी में कितने थे, 3। ए क्रॉस बी में कितने आ रहे थे, 2 इंटू 3 6 आ रहे थे। ए में कितने एलिमेंट थे, 2, बी में कितने थे, 2, ए क्रॉस बी में कितने आए थे, 4 आए थे, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई करके किसको, मतलब एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी will give you number of elements in
ए क्रॉस बी, ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि जब आप ये स्क्रीन देखोगे 4th पेज तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 5th पे ये प्रॉपर्टी आपको मैंने दे दी। अच्छा, इसके भी प्रैक्टिकल अप्लाई करके देख लेते हैं क्वेश्चंस कुछ, ये लो इसको भी करके देख लेते हैं। अब 2-4 अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमारी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वो क्लियर हो जाए। चलो, ए सेट दिया हुआ 1 2 3 और बी दिया हुआ एम और एन, कह रहा है ए क्रॉस बी निकालो, बी क्रॉस ए निकालो। वैसे किया है ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने कर लिया ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, कर लेते हैं। ए दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है एम और एन, कह रहा आप ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? 1 2 3 क्रॉस एम और एन, सीक्वेंस सेम रखी, पेयरिंग करना स्टार्ट करना, 1 का पेयर एम के साथ, 1 का पेयर एन के साथ, सिमिलरली 2 का पेयर एम के साथ, 2 का पेयर एन के साथ, ठीक है। यहां पे 2 का पेयर मैंने एन के साथ कर दिया। अब किसकी बारी आ गई? 1 की पेयरिंग कंप्लीट हो गई, 2 की पेयरिंग कंप्लीट हो गई, 3 की पेयरिंग, 3 की पेयरिंग एम के साथ और 3 की पेयरिंग एन के साथ, लो कंप्लीट, ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए, अब बी पहले लिख लोगे, एम कॉमा एन पहले लिख दिया और 1 2 3 आपने पीछे लिख दिया। पेयरिंग करनी स्टार्ट करो, एम की पेयरिंग पहले 1 के साथ, फिर एम की पेयरिंग 2 के साथ, एम की पेयरिंग 3 के साथ, पेयरिंग बोल रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। फिर एन की पेयरिंग 1 के साथ, सिमिलरली एन को 2 के साथ, एन को 3 के साथ। सोना मत, खुद भी कर सकते थे ये। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या सेम है? अरे भाई कैसे सेम है? ऑर्डर देखो ना, सेम थोड़ी है। सेम तो तभी हो सकता था जब ए और बी दोनों इक्वल सेट होते, पहले दिख रहा अनइक्वल है, सेम होने ही नहीं था ये, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो ये देखते हैं, ये आपका एनसीईआरटी में 2.1 में मतलब समवट 9th या 10th क्वेश्चन है, देखना अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है सिंपल। आपको ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -1,1 और आपसे कह रहा है ए क्रॉस ए। अच्छा ये नहीं, वो तो 9th और 10th आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाली शीट पे आएगा, ये तो बहुत सिंपल है। ए क्रॉस ए मतलब यहाँ पे 3 का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आपने 2 का सीखा है ना, आप एट अ टाइम आप 2 ही लगाओ। पहले आप यहाँ पे ए क्रॉस ए निकालो, पहले कंसिडर ए क्रॉस ए, तो क्या होगा -1,1 क्रॉस में -1,1। आप इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाने शुरू करो। चलो करते हैं शुरू, कैसे होगा? ए क्रॉस ए, आपने क्या किया, -1 को -1 के साथ पेयर किया, -1 को -1 के साथ, आपने -1 को 1 के साथ पेयर किया, आपने 1 को -1 के साथ पेयर किया और 1 को 1 के साथ पेयर किया। एक बार वेरीफाई कर लो बच्चों प्लीज, -1 को -1 के साथ पेयर किया, -1 को 1 के साथ, मतलब एक के पहले पेयर कर लो कंप्लीट, फिर 1 को -1 के साथ, 1 को 1 के साथ। अब आपको कह रहा है ए क्रॉस ए निकालना, आपको 3 का प्रोडक्ट बताना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप क्या करोगे बच्चों, -1,1 पकड़ो, मतलब आपने ये सेट पकड़ा और इसकी वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, ए क्रॉस ए तो आपके पास है, तो आपने इसको एज इट इज कॉपी करना शुरू किया, -1,1 1,-1, बस प्लस माइनस का कुछ गलत मत करना, मतलब इतनी इजी चीज भी क्यों गलत करोगे, बहुत ध्यान से पेयरिंग करके कंप्लीट कर दो। अच्छा एलिमेंट आने कितने हैं? एलिमेंट आने कितने हैं? इसमें 2 एलिमेंट है, उसमें कितने हैं? 4, 2 × 4 8 एलिमेंट्स आएंगे। करे पहले इस वाले -1 को पकड़ो और पेयर करना शुरू करो। -1 को जब मैं इसके साथ पेयर करूंगा बच्चों, तो क्या होगा, -1 और 2 -1 वहां पे ऑलरेडी है, तो ये पेयर नहीं, ऐसे बनेगा ये एलिमेंट, ये ऐसे बनेगा, 3 का ग्रुप बन रहा है यहाँ पे। आगे देखना, इस -1 को अब इस वाले के साथ करो पेयर, -1 क्या हो जाएगा, -1 और 1, आगे -1 1 और -1, फिर -1 1 और 1। मैंने -1 की पेयरिंग कंप्लीट कर ली। अब 1 की पेयरिंग होगी इन सबसे, 1 की पेयरिंग ऐसे करे, आगे नीचे लिख लेते हैं, 1 -1 -1, फिर 1 -1 1, ठीक है, फिर 1 1 -1 और 1 1 1। चलो बच्चों ये था, ये तो आपको सेट वाले चैप्टर से भी इजी लग रहा होगा, है ना।
शुरू का पार्ट इसका सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। हाँ, ये सारी चीजें आपकी आगे यूज होगी तो समझना जरूरी है, डायरेक्टली तो हम उस पर जा नहीं सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 5, आंसर बता दो जल्दी से, आंसर बता दो कितना है। पी में कितने एलिमेंट है, पी वाले सेट में कितने एलिमेंट है 5। क्यू वाले सेट में कितने एलिमेंट है 5। पेयरिंग नहीं करवा रहा इस बार आपसे, कह रहा है पी में कितने एलिमेंट है 5, क्यू में कितने 5, कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ पी और क्यू के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। इसका फॉर्मूला अभी तो पढ़ा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू। कितना होगा भाई 5 × 5 25। मजाक क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो मैं आपको दे रहा हूं और अभी ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टू रिलेशंस। ठीक है, मतलब रिलेशन से पहले एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कमांड आनी चाहिए, फिर उसके बाद रिलेशन स्टार्ट होता है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस P, मतलब इस बार P का खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रखा है, उसके अंदर 9 एलिमेंट है और 9 में से 2 एलिमेंट आपको दे दिए, कह रहा है आप सेट P बता दो और रिमेनिंग एलिमेंट बता दो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 9 10 जो मैं बोल रहा था आपको 2.1 एक्सरसाइज का, ये आपका एनसीईआरटी का ही है। देखते हैं, आपको कह रहा है P क्रॉस P के अंदर 9 एलिमेंट है। अच्छा, P क्रॉस P में 9 एलिमेंट है तो 9 के फैक्टर क्या बने 3 और 3। अच्छा, सेम ही क्यों ले रहा हूं मैं फैक्टर, क्योंकि भाई जितने ये भी P है ये भी P है, तो अगर इस वाले P में 3 एलिमेंट है तो इसमें भी तो 3 ही हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब P वाले सेट में कितने एलिमेंट है, इसका मतलब P वाले सेट में 3 एलिमेंट है। अब वो 3 एलिमेंट कहां से मिलेंगे, देखो अब जरा ध्यान से सुनना, आपको ना P क्रॉस P में 2 एलिमेंट दे दिए A, B और B, C। अच्छा, 2 दे दिया, बाकी 7 आपको बताने हैं, ऐसे बाकी 7 आपको बताने हैं। अब जरा लॉजिक लगाओ, मैंने आपको बोला था कि जो A, B है ना, जो हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, ये सेट A में से आता है, ये सेट B में से आता है, ऐसा बोला गया था। अब इसमें देखो, ये जो आगे वाले एलिमेंट है ये A और B, ये A और B किसको बिलोंग करेंगे, सेट P को, आगे वाले सेट को। अच्छा, अभी जो पीछे वाले एलिमेंट है, पीछे वाले B और C, ये किसको बिलोंग करेंगे, तुम बोलोगे पीछे वाले सेट को। अच्छा, पीछे वाला सेट भी फॉर्चुनेटली P ही तो है, तो इसके अंदर P के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, A है, B है और B रिपीट हो रहा है, दोबारा नहीं लिखेगा सेट में, C आ गया। तो P सेट आपको मिल गया ABC, P सेट मिल गया ABC और वेरीफाई हो गया कि 3 एलिमेंट चाहिए थे मुझे उसमें, P के अंदर 3 एलिमेंट थे, तो सेट P बना दिया आपने। अब कह रहा P क्रॉस P निकाल लो, तो वो भी बहुत इजी है, ये तो कर ही लोगे आप, ABC क्रॉस A, B और C। इसको यहां कर दूं, पेयरिंग क्या होगी, A का A के साथ पेयर, A का B के साथ पेयर, A का C के साथ पेयर। ठीक है, फिर B का शुरू होगा, B का A के साथ पेयर, B का B के साथ पेयर, B का C के साथ पेयर, सिमिलरली C का A के साथ पेयर, C का B के साथ और C का C के साथ। अच्छा, इसमें से 2 एलिमेंट आपको ऐसे दिख रहे हैं जो उसने क्वेश्चन में दिए हुए थे, A, B और B, C। कह रहा है बाकी के जो एलिमेंट दिख रहे हैं वो रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स है P क्रॉस P के। ठीक है, रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स, क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां पे आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का खत्म हो ही गया। अब लास्ट एक रिप्रेजेंटेशन और सीख लेते हैं और आज का मतलब छोटा सा टॉपिक है हमारा, कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को। आपको कहता है A में 3 एलिमेंट, B में 2 एलिमेंट, इसको ना रिप्रेजेंट करो कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम से। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे सेट A ले लिया, यहाँ पे सेट B ले लिया, हमेशा आगे सेट A पीछे सेट B। इसमें A में कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2 3, B में कैसे है A और B, ऐसे ना हमने क्या किया सर्कल बना के एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया। अब आपको अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, 1 का पेयर A के साथ होगा, ऐसे पेयर करते हैं एरो बना के, 1 का पेयर B के साथ भी तो होगा, A टू B जाते हैं ना। सिमिलरली 2 का पेयर A के साथ, 2 का पेयर B के साथ, सिमिलरली 3 का पेयर A के साथ, 3 का पेयर B के साथ। तो इस तरह से आपने एरो बना दिया, थोड़ा गंदा हो जाता है
पर जितना नीट बना सको बना लेना। ये रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की बाय एरो डायग्राम, इसको हम एरो डायग्राम बोलते हैं। अच्छा एक और देख लेते हैं, यहां पे सेट ए दे दिया, यहां पे सेट बी दे दिया, सेम है x1 y1 z1, यहां पे है x2 और y2। करो पेयरिंग कर लो, इसमें तो मजा आ रहा होगा आपको। x1 का x2 के साथ पेयर, x1 का y2 के साथ पेयर, y1 का x2 के साथ पेयर, y1 का y2 के साथ पेयर, z1 का x2 के साथ पेयर, z1 का y2 के साथ पेयर। थोड़ा नीट है, इससे तो बेटर है। ठीक है चलो, सर्कल तो आपको परफेक्ट दिख ही देते हैं, ओवल शेप। क्लियर, एरो डायग्राम क्लियर हो गया। आगे देखें, अब कुछ 2-4 क्वेश्चन है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारा आज की क्लास का ओवर हो गया। क्वेश्चन देख लो, काफी काम आएगा ये। अब देखो यहां पे ना हमने 2 चैप्टर को कंबाइन कर दिया। 2 चैप्टर कैसे, ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, कह रहा है ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो गए। सबसेट तो सेट वाले चैप्टर में पढ़ा था, देखते हैं। चलो पहले ए क्रॉस बी अगर मैं निकालना चाहूं बच्चों, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, कर दूं डायरेक्ट। अब 1,3 1,4 2,3 2,4 कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने निकाल दिया। इसको निकाले बिना भी मैं बता सकता था कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए। आप बोलोगे ए के एलिमेंट और जो बी के एलिमेंट उनका प्रोडक्ट, मतलब 2 × 2 4, तो 4 ही एलिमेंट दिख रहे हैं आपको। अच्छा ए क्रॉस बी में अगर 4 एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने हो गए। तो सबसेट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ बच्चों, याद आया, नंबर ऑफ सबसेट 2n। एन यहां पे क्या होता है, जिस सेट के सबसेट बताने हैं उसके अंदर जितने उसके एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। तो इस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो गए, 16 सबसेट बनेंगे। सबसेट पूछ नहीं रहा, सिर्फ नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा था आपसे। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है, क्लियर है। ये पॉइंट आपका रिलेशन में यूज होगा बहुत मेजर क्वेश्चंस में, याद रखना। ए क्रॉस बी के पहले एलिमेंट चेक कर लो, और ए क्रॉस बी के एलिमेंट अगर पता चल गए तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, वो सबसेट का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सेट ए दे दिया, सेट बी दे दिया। अब ये देखो, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको कॉम्पिटिटिव में कई बार पूछा गया और आजकल स्कूल में एमसीक्यू में बल्कि आ जाता है। आपको ए सेट दे दिया 1 2 3 4 5, बी सेट दे दिया 2 3 6 7, कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन कॉमन कितने हो गए, ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में कितने कॉमन एलिमेंट हो गए। बेटा इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें देखो ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है। आप सिंपली ये देख लो ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है। ए और बी में कितने हैं, 2 और 3, बस 2 एलिमेंट कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन है। तो इसका मैं आपको बता देता हूं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, अगर इनका नंबर निकालना हो ना आपको कि ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, अगर निकालने बैठ गए तो कितने आ रहे हैं एलिमेंट, पता 20 आ रहे हैं, 5 इसके 4 एलिमेंट इसके, तो अगर क्रॉस करोगे तो 20 एलिमेंट्स इसके आएंगे। बी क्रॉस ए के निकालोगे 20 एलिमेंट उसके आएंगे, उसमें देखना कितने कॉमन है। तो इसको देखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप एन इंटरसेक्शन बी जो आपने निकाला ना उसका स्क्वायर ले लो, बस उसका स्क्वायर ले लो, शॉर्टकट है। कॉमन एलिमेंट, जो एलिमेंट कॉमन है उन्हीं के तो ऑर्डर्ड पेयर सेम आएंगे, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये सी पार्ट आपका आंसर है। क्या बोला मैंने, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर कितने कॉमन एलिमेंट है, वो आप ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है उनका स्क्वायर ले लो। ठीक है, चलो लास्ट पेज है बच्चों, छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी दे दिया, सेट ए सेट बी पूछा। अभी तो बात की थी हमने, ऐसे क्वेश्चन में किया तो था। आपको कह रहा है सेट ए आगे वाला सेट है, तो इसके जो आगे वाले एलिमेंट है वो किस में से आएंगे, इस सेट ए में से। तो सेट ए आपको क्या दिख रहा है, आपने आगे वाला एलिमेंट ए लिया, फिर बी लिया, अच्छा फिर ए रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है, ए बी रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन हम सेट में करते नहीं है। तो सेट ए तो इतना सही है, छोटा सा सेट ए 2 एलिमेंट्स वाला। सेट बी पीछे है, तो पीछे वाले एलिमेंट कहाँ के हो गए, सेट बी के हो गए। तो ये क्या हो गया 1 3, मतलब 1 लिखा 3 लिखा, और भी है कोई, हाँ 2 भी तो है। अच्छा रिपीट हम करते नहीं है। अच्छा सेट में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये तो सेट बना के दे रहा हूं ना मैं इसमें, तो इसमें 1 पहले लिखूं, 2 पहले लिखूं, 3 पहले लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
तो ये भी क्लियर हो गया। आपको जब कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है तो वापस सेट कैसे ऑब्टेन करना है, आप आगे वाले एलिमेंट सेट ए को दे दो, पीछे वाले एलिमेंट सेट बी को दे दो, रिपीट मत करना बस एलिमेंट्स को। अच्छा ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये कितना इजी क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी दे दिया आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया, ऑलमोस्ट सेम ही उठा लिया हमने लगभग। कह रहा बी क्रॉस ए निकालो, बी क्रॉस ए। अब अच्छा एक तरीका तो इसमें ये है कि तुम पहले सेट ए ढूंढो, सेट ए ढूंढो, सेट बी ढूंढो और फिर उल्टा कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो। दूसरा जो बेस्ट तरीका है, कह रहा है तुम एलिमेंट्स का इनवर्स ले लो। इनवर्स कैसे लेते हैं बच्चों, मैं 1 कॉमा ए ले लूंगा, यहां पे a कॉमा 1 था ना, इसको उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, a कॉमा 2 को कर दिया 2 कॉमा ए, हर एक एलिमेंट को उल्टा कर दो, 3 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा बी। चलो ये भी मजाक था, इजी है ना। ए क्रॉस बी से अगर बी क्रॉस ए पे आना तो हर एक एलिमेंट का आप इनवर्स ले लो, इनवर्स मतलब इंटरचेंज कर दो एलिमेंट को आगे पीछे। ठीक, क्लियर हुआ आज का कॉन्सेप्ट। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सेट ए दिया हुआ है, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है वो दिया हुआ है, कह रहा बी के एलिमेंट आप बता दो। तो ए में कितने एलिमेंट है बच्चों, 4, ए क्रॉस बी में कितने हैं 12। फॉर्मूला पढ़ा है इसका आज, आप बोलोगे एन ए क्रॉस बी कितना होता है बच्चों, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, मतलब ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इसकी वैल्यू 12 है, ए की हमने 4 अभी देख के बता दी, तो भाई बी में क्या होगा, 3 एलिमेंट है। एलिमेंट पूछे थोड़ी है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट तो पूछे है। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, एक बार आपने इसको थोरोली देख लिया तो नेक्स्ट लेक्चर आपका रिलेशन का होगा। आज मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, जिस तरह के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सब करा दिया आपको। नेक्स्ट क्लास में रिलेशन, उसके टाइप, उसके अंदर जो ऑपरेशंस, उसका डोमेन, उसका रेंज, वो सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।